हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय 10 का चौथा प्रश्न है और वो प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के सम्मुख विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, विस्तार एवं प्रकृति को समझाइए। अब कितनी स्थितियां हैं, हम थोड़ा सा ध्यान दें पिछले वीडियो का कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अवतल और उत्तल दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब रचना के नियम कौन कौन से हैं। 3 नियमों की हमने बात की थी। पहला नियम क्या कहता था कि जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती हैं वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा था कि जो प्रकाश किरणें फोकस से होते हुए दर्पण पर आपतित होती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और तीसरा नियम क्या कह रहा था कि जो प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती हैं वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती हैं। तो ये प्रतिबिंब रचना के 3 नियम हम पढ़े थे और उन तीनों नियमों का उपयोग करते हुए हम अवतल दर्पण के सम्मुख विभिन्न स्थितियों में रखी हुई वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, विस्तार एवं प्रकृति को बृहद रूप से समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है लेकिन इसमें 6 क्वेश्चन समाहित हैं। यहाँ पे 6 प्रश्न बनेंगे। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड। कोई भी एक स्थिति उठा के पूछ दी जाती है, जैसे सपोज कीजिए कि अवतल दर्पण के सम्मुख अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत पर स्थित वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, विस्तार एवं प्रकृति को समझाइए, किरण आरेख खींच करके। इसी तरीके से इनमें से कोई भी स्थिति पूछी जा सकती है और नहीं भी पूछी जा रही है तो हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे और ये सीखेंगे कि कैसे हम अवतल दर्पण के सम्मुख अलग अलग स्थितियों में अगर वस्तु रख दी जाए तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि एक अवतल दर्पण इस तरीके से है। हम किरण आरेख बनाना शुरू करेंगे। एक अवतल दर्पण इस तरीके से है। बाहर के भाग में हमने पॉलिश कर दिया तो इसका आंतरिक पृष्ठ वो परावर्तक हो गया। बाहर हमने पॉलिश कर दिया तो ये अंदर का पृष्ठ क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब इस दर्पण का नाम हमने दे दिया M, P और N, ठीक है ना। जहाँ पे P क्या है, P यहाँ पर ध्रुव है और ध्रुव से निकलने वाली एक काल्पनिक अक्ष इस दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाएगी। ये वास्तविक नहीं होती है, काल्पनिक अक्ष है, लेकिन फिर किरण आरेख खींचने के लिए इसको हम बनाएंगे। तो दर्पण का ध्रुव क्या हो गया, P हो गया। और यहाँ पर होता है दर्पण का फोकस। दर्पण का फोकस डिसाइड करने के लिए हम पहले क्या डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आपतित हो रही है वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी। ये हो जाएगा, ये कहलाएगा इसका वक्रता केंद्र। तो अब सबसे पहले हमने एक दर्पण बना लिया। ये आपको 6 स्थितियों में बनाना है लेकिन किरण आरेख अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर माना MPN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C तथा PC इसका मुख्य अक्ष है। ये लाइन हम बार बार लिखेंगे, हर स्थिति में लिखेंगे। तो पहली स्थिति क्या कह रही है, हम पहली स्थिति को पढ़ने जा रहे हैं। पहली स्थिति ये कह रही है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, यानी कि कहाँ पर बनेगा, वास्तविक होगा कि उल्टा होगा, उसका आकार कितना होगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए किरण आरेख करते हैं। एक अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो परस्पर समांतर होती हैं। प्रकाश की एक किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई और प्रकाश की एक दूसरी किरण इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हुई। अब प्रतिबिंब रचना का जो पहला नियम है वो कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से चलकर आने वाली और मुख्य अक्ष के समांतर किरणें दर्पण पर आपतित होने के पश्चात जब परावर्तित होती हैं तो फोकस पर मिलती हैं, यानी कि फोकस पॉइंट से होकर जाती हैं। ये क्रॉस करके इधर आ भी जाएगी, ऐसा भी हो सकता है ये। और इसी तरीके से इधर जो किरण आपतित हो रही है, ये वाली किरण, ये भी इस मुख्य अक्ष के समांतर है। ये किरण जो आपतित हो रही है वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये भी कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, यानी कि फोकस पर ये किरण मिलेगी। ये पॉइंट है फोकस का पॉइंट।
मुख्य अक्ष के समांतर जो है दर्पण पर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु को क्रॉस होकर जाती हैं वो कहलाता है दर्पण का फोकस। तो हम ये देख रहे हैं कि अनंत से अनंत पर स्थित वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती हैं और दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात ये फोकस पर मिलती हैं। तो जहाँ पर ये दोनों किरणें मिलती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे हम वस्तु को इस तरीके से दिखा रहे हैं। ये हमारी अनंत पर स्थित वस्तु काफ़ी बड़ी है, ये वस्तु ए बी, हम बार बार वस्तु को ए बी से दर्शाएंगे। तो अनंत पर स्थित वस्तु ए बी से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती हैं और परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हैं, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। अब हमको ये बताना है कि प्रतिबिंब वास्तविक होता है कि उल्टा, वास्तविक है कि आभासी है। तो जो प्रतिबिंब दर्पण के बाहर बनते हैं वो वास्तविक कहलाते हैं और जो प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनते हैं वो आभासी कहलाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के बाहर बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। तो ये सारी कहानी, सारी इसकी क्रियाविधि यहाँ पर लिख दी गई है कि दर्पण के सम्मुख अनंत पर स्थित किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती हैं वे परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हैं। अतः वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से अत्यंत छोटा होता है। हमने बनने वाले प्रतिबिंब की सारी कहानी बता दी। वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से अत्यंत छोटा होता है। तो ये आपकी पहली स्थिति कंप्लीट हो गई, यानी कि आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब जो दूसरी स्थिति की हम बात करते हैं। दूसरी स्थिति हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे, दूसरी स्थिति आप अच्छी तरीके से यहाँ पे समझिए और उसको अपने तरीके से अच्छे से नोट्स बना के लिखेंगे। चलिए दूसरी स्थिति का किरण आरेख बना के हम समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहली स्थिति का चित्र ये हो गया। अब जब हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, यहाँ पे दूसरी स्थिति, इसको मिटा करके दूसरी स्थिति लिखेंगे और फिर उसकी व्याख्या करेंगे। तो पहली स्थिति के बाद यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड कंडीशन देखते हैं और सेकेंड कंडीशन का फिगर बदल जाएगा। दूसरी स्थिति यहाँ पर यह है कि जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। ये सेकेंड स्थिति हुई। अब सेकेंड स्थिति जो है, सबसे पहले इसका किरण आरेख बनाते हैं। ये हो गया एक अवतल दर्पण, इसका आंतरिक पृष्ठ हमने पॉलिश कर दिया, तो बाह्य पृष्ठ यहाँ पे पॉलिश कर दिया, तो जो आंतरिक पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ हो गया। ये है दर्पण जिसका नाम है MPN, एक अवतल दर्पण है और यहाँ पे ध्रुव P है और यहाँ पर फोकस पॉइंट है और यहाँ पे वक्रता केंद्र है। अब ये कहा जा रहा है कि वस्तु कहाँ पर है? वस्तु है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र C है, यहाँ पे फोकस पॉइंट पहले है और C इसके बाद। तो वस्तु को यहाँ पे हमने रख दिया और ये वस्तु कहाँ पर है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है ये वस्तु। ये स्थिति बताई जा रही है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। इस वस्तु का नाम हो गया वस्तु AB वस्तु हो गई। अब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम पहली किरण ले रहे हैं और पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है वो क्लियर है कि कहाँ से होकर जाएगी? वो जाएगी फोकस से होकर जाती है। ऐसे फोकस से होकर किरण जाएगी, क्योंकि हमारा पहला नियम ही कह रहा है कि वो किरण कहाँ से होकर जाएगी?
फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है, ये जहाँ से जा रही है उसी को हम वक्रता केंद्र मानेंगे। दूसरी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ये प्रकाश की किरण गई और ये प्रकाश की किरण लौट आई। तो यहाँ पर जो है दर्पण का जो फोकस पॉइंट है वो फोकस पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, ये फोकस पॉइंट हो गया और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, A डैश B डैश, ये वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। ये दूसरी स्थिति का किरण आरेख है। तो अब यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। वक्रता केंद्र यहाँ पर है, अनंत यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, वस्तु वहाँ पर स्थित है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, तथा प्रकाश की दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। अब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? तो हमें देख रहे हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, वास्तविक है, उल्टा है, और कहाँ पर बन रहा है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। तो अगर बच्चों ये क्वेश्चन आ जाता है, ये अगर प्रश्न आता है कि अनंत और वक्रता के अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, विस्तार एवं प्रकृति को समझाइए, तो हम कैसे समझाएंगे? सबसे पहले हमने एक अवतल दर्पण बना दिया, किरण आरेख सबसे पहले खींचेंगे। अब इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे? माना MPN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। ये तो परिचय हो गया। अब अवतल दर्पण के सम्मुख मुख्य अक्ष पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु AB रखी गई है या स्थित है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। प्रकाश की दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। तो ये आपकी दूसरी स्थिति कंप्लीट हो गई। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में बताना है। दूसरी स्थिति की बात, कहानी खत्म हो गई। अब हम चलते हैं जल्दी से तीसरी स्थिति को देखते हैं कि तीसरी स्थिति में हमको क्या करना है। तीसरी स्थिति कहती है, थर्ड कंडीशन यानी कि थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, और वो क्या कहता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन बन गया कि अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, विस्तार एवं प्रकृति को समझाइए। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो सबसे पहला काम है हम किरण आरेख खींचें कि एक अवतल दर्पण हमने ऐसे बना दिया, इस तरीके से एक अवतल दर्पण बना दिया। सबसे पहला काम है किरण आरेख खींचना और किरण आरेख खींचकर उसकी व्याख्या करना। ये हो गया एक अवतल दर्पण, और बार बार हम इसका नाम क्या दे रहे हैं? MPN अवतल दर्पण। ये हो गया MPN एक अवतल दर्पण, और दर्पण के ध्रुव से निकलने वाली ये जो काल्पनिक अक्ष है उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब इसी मुख्य अक्ष पर क्या क्या स्थित होंगे? फोकस और वक्रता केंद्र स्थित। सपोज करिए यहाँ पर जो है वक्रता केंद्र है और इसी वक्रता केंद्र पर वस्तु स्थित है ना। तीसरी स्थिति क्या कह रही है कि वस्तु कहाँ पर स्थित है? वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर स्थित है, ऐसे है ना। ये वस्तु यहाँ पर स्थित है, तो वस्तु AB यहाँ पर स्थित है। तो हम पहले से ही जानते हैं कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तो वहाँ
क्या कहते हैं, वहाँ से बनने वाला उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अगर वस्तु यहाँ पर है तो इसका प्रतिबिंब इसी पॉइंट पे बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम प्रतिबिंब भी बना लेते हैं, फिर किरण आरेख बनाते हैं। पहले से डिसाइड है, प्रकाश की एक किरण ऐसे आपतित हुई मुख्य अक्ष के समांतर, और वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से ये फोकस से होकर जाएगी, ऐसे गई और परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर जा रही है, ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण जो है कहाँ से जाएगी, दूसरी प्रकाश की किरण हम लेंगे जो फोकस से होकर दर्पण पर आपतित हो रही, ऐसे फोकस से होकर दर्पण पर आपतित हुई। तो जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर दर्पण पर आपतित हो रही है वो परावर्तन के पश्चात जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इस तरीके से। ध्यान से इसको देखें, इसमें थोड़ा सा समझना ज़्यादा है कि इसमें कौन कौन सा नियम यूज कर रहे हैं। पहला और तीसरा नियम, प्रतिबिंब रचना का पहला नियम उपयोग किया जा रहा है और प्रतिबिंब रचना का दूसरा नियम। प्रकाश की वह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, और प्रकाश की दूसरी किरण जो फोकस से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसका किरण आरेख ये कहलाएगा। किरण आरेख कंप्लीट हो गया। ये किरण तीर जरूर लगाएंगे, नहीं तीर नहीं लगाएंगे तो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। ये किरण ऐसे गई और ऐसे लौटी, ये किरण ऐसे गई और ऐसे लौटी, और ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अगर वस्तु ए बी है, यहाँ पर वस्तु कौन सा है, ए बी है, तो इसका प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश और बी डैश, उल्टा देख रहे हैं। अब हम इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। तो क्या लिखना शुरू करेंगे कि माना MPN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। ये वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C है, ठीक है ना। अवतल दर्पण के सम्मुख मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु AB से चलने वाली प्रकाश की एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। प्रकाश की दूसरी किरण जो फोकस से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वहाँ पर दर्पण का जो है वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बनता है, वस्तु के बराबर होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। चार जानकारियां हम देते हैं कि वस्तु की स्थिति, उसका विस्तार और उसकी प्रकृति, चार जानकारियां यहाँ पे दी जाती हैं। तो हमारी ये तीसरी स्थिति हो गई। आप व्यवस्थित तरीके से किरण आरेख बनाएंगे, अच्छे से उसको समझेंगे, फिर उसके बारे में डिटेल लिखेंगे। तो ये हो गई हमारी जो है तीसरी स्थिति। चौथी स्थिति क्या कह रही है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में स्थित है, ये वस्तु उठ करके अब यहाँ पर आएगी, फिर अगली स्थिति में फोकस पर जाएगी, फिर अगली स्थिति में फोकस और ध्रुव के बीच में जाएगी। तो ये तीन स्थितियाँ पढ़ने के बाद आप बुक खोलेंगे और बाकी जो तीन स्थितियाँ बची हैं उनको अच्छी तरीके से समझेंगे, उनका किरण आरेख बनाएंगे, उनको अच्छी तरीके से समझेंगे और लिखने का जो तरीका है वो सेम रहेगा, ठीक है ना। हम पहली लाइन जिसको बोलते हैं कि माना MPN एक अवतल दर्पण है ना, जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है, ये कॉमन लाइन सभी में रहेगी, है ना। ये जो है कॉमन लाइन है, ये सब में इसके बारे में हम लिखेंगे। तो चौथी स्थिति में जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो जाएगी, तो जैसे जैसे वस्तु जो है दर्पण के सम्मुख जाती जाएगी, करीब जाती जाएगी, वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब दूर होता जाएगा। जब वस्तु अनंत पर स्थित थी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता था। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो गई तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो गया। जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वस्तु जो है दर्पण के सम्मुख जा रही है, दर्पण के करीब जा रही है, उसका प्रतिबिंब दर्पण से दूर जा रहा है। तो तीन स्थितियां पढ़ने के बाद बाकी तीन स्थितियां आप अपने से पढ़ेंगे, अपने से समझेंगे, किरण आरेख बनाएंगे और उसका डिटेल लिखेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।